Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of इंटरनेशनल रिलेशन। ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसके बेसिस पे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन होता है, या हिस्टोरिकल कौन कौन सा इवेंट है जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को अभी डिटरमाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे रखा गया था, क्योंकि ये जो है ये 1947 से 1964 तक ये जो है ये पीएम भी रहते हैं इंडिया का और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ओके, ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया का वो केवल अभी ही है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। इवन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था, क्योंकि एविडेंस मिलता है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो सुमेरियन एम्पायर से मिलता है, बेबीलोन सिविलाइजेशन से मिलता है, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इन सब से इंडिया का जो है ट्रेड का एविडेंस मिलता है। जैसे ये जो है ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे इराक है, ये ईरान है और ये सऊदी अरेबिया है। इस वाले पोर्शन में जो है ये सुमेरियन सिविलाइजेशन था, ये जो है ये बेबीलोन सिविलाइजेशन है। ओके, ये भी यही वाला पोर्शन है, ये सऊदी अरेबिया वाला है, ये इराक का पोर्शन है, इधर जो है ईरान है, सीरिया है। ओके, ये पैलेस्टीन इजराइल वाला पोर्शन है, ये सीरिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये मेडिटेरेनियन सी इस जगह पे है, ये जो है नाइल रिवर है, और इस जगह पे इजिप्ट का सिविलाइजेशन है। ओके, ये नाइल रिवर पे था। तो ये हम लोग देखते कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये सुमेरियन, बेबीलोन, इजिप्ट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इन सब के साथ एविडेंस मिलता है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ईरान के पास है। ओके, फिर अशोका के टाइम पे अशोका का कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग को मिलता है सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। इवन अशोका जो है वो अपना जो डिप्लोमैट्स था वो सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भेजता है ताकि बुद्धिज़्म का स्प्रेड हो सके। तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल हम लोग को अशोका के टाइम पे मिलता है। इवन जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, उसका चैप्टर 11, 7th और 12th जो है, ये तीनों चैप्टर में 7th, 11th और 12th चैप्टर में जो है डिस्कस किया गया है कि जो स्टेट है उसका फॉरेन पॉलिसी कैसा होना चाहिए। उसमें फॉरेन पॉलिसी को राजमंडल के नाम से मेंशन किया गया। मतलब ये चैप्टर्स का मतलब होता है कि बाकी के जो किंग्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन हो। फिर जो अजंता केव्स है, अजंता केव्स में जो पिक्चर्स है, खास करके जो जात का कथा का या जात का स्टोरीज़ का, जातक स्टोरीज़ का जो पिक्चर्स है वो ये मेंशन करता है कि कैसे एक किंग, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है वो सी के थ्रू ट्रैवल किया जा रहा है। ओके, फिर फाहियान गुप्ता पीरियड में आते हैं, ये भी एक डिप्लोमेट थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के पीरियड में आते हैं। राजेंद्र चोला, अगर हम लोग हिस्ट्री में देखे होंगे तो राजेंद्र चोला जो है इसके टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी होता था। इन्हीं के टाइम पे तो स्पेशली चोला को टैग दिया गया था इम्पीरियल चोला, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया वाला कंट्रीज़ है, खास करके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब का काफ़ी सारा पोर्शन पे जो है राजेंद्र चोला का कब्जा रहता है। ओके, तो इनका राजेंद्र चोला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी होता है, उनके साथ इनका ट्रेड और बिजनेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है, ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडिया का जो भी फॉरेन पॉलिसी था, इन सब के टाइम में जो भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था वो कभी भी कॉलोनाइजेशन पॉलिसी नहीं था। ठीक है, इवन अगर कोई भी इंडियन किंग जो है वो अपने डिप्लोमेट को दूसरे देश में भेजता था, जैसे हम लोग अशोका के टाइम पे देखे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो मेनली कल्चर और रिलीजियस का एक्सपेंशन के मकसद से भेजता था। ये कभी भी नहीं होता था कि सामने वाले टेरिटरी को जो है वो कॉलोनाइज करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पिलर्स है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। सबसे पहला है सपोर्टर्स ऑफ वर्ल्ड पीस, कि इंडिया का जो भी फॉरेन पॉलिसी है ये हमेशा वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करने वाला है। इसका एक रीज़न और जैसे मैं बताता हूँ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था
कि ये जो नॉर्दर्न साइड्स है ये पूरा किससे घिरा हुआ है, यहाँ पे हिमालय है जो कि एक क्या है, नेचुरल बाउंड्री है। फिर ये वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ये पूरा बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, और ये भी जो है, ये भी क्या है, एक टाइप का नेचुरल बाउंड्री का काम करता है ताकि इंडियंस इधर मूव नहीं कर पाए, और हिमालय के लिए ऑब्स्ट्रक्शन करता है इंडियंस को नॉर्दर्न साइड्स मूव करने का। ये सी जो है, ये सी भी एक टाइप का नेचुरल बाउंड्री का ही काम करता है ताकि इंडियंस को फॉरेन इन्वेजन करने में उतना सहूलियत नहीं हो। तो इंडियंस के लिए जो ओपन एरिया था बाहर जाने का, वो केवल ये वाला रास्ता था, इसके थ्रू ही इंडियंस बाहर जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बात ये आता है कि ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है ये उतना फर्टाइल ग्राउंड नहीं था, इतना फर्टाइल नहीं था। और उस टाइम जो होता था मेनली जो रेवेन्यू जनरेशन होता था वो किसके बेसिस पे होता था, एग्रीकल्चरल के बेसिस पे। तो इंडियंस के लिए इधर जाके अटैक करना या टेरिटरी एक्वायर करना कभी भी फ़ायदे का सौदा नहीं था, क्योंकि एक तो एरिया फर्टाइल नहीं है, ठीक है, और ऊपर से वॉर और इन्वेजन का कॉस्ट अलग से लगता। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी फॉरेन इन्वेजन होता है इंडिया में, खास करके मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड तक, वो सारा का सारा इसी रीज़न से होता है। एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में जितना भी फॉरेन इन्वेजन हो रहा है सब इसी रीज़न से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी के लिए जब वो इंडियन टेरिटरी पे, इस पोर्शन पे जब वो टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, तो इस पोर्शन से जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। और इसीलिए इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा लिव एंड लेट लिव का है, जियो और जीने दो, क्योंकि इंडिया को बाहर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं था अटैक करना। बट जो बाहरी कंट्रीज़ थे, खास करके सेंट्रल एशियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, इन लोग के लिए इंडिया पे अटैक करना या इस रीजन पे अटैक करना हमेशा से काफ़ी फ़ायदेमंद का सौदा रहा था, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये हम लोग देख रहे थे कि इंडिया जो है वो हमेशा से वर्ल्ड पीस का सपोर्टर रहा है। जब भी कोई भी दो कंट्रीज़ में वॉर होता है तो इंडिया हमेशा अपना स्टैंड यही रखता है कि एक पीसफुल मैनर में सॉल्यूशन को रिजॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। खास करके लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें यूक्रेन और रशिया वॉर का, तो उसमें भी इंडिया का स्टैंड यही था, पीसफुली जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाए। इवन मोदी जी का ये स्टेटमेंट भी था कि वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब देखो जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी को ये कंसिडर किया जाता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके चीफ आर्किटेक्ट जो है वो नेहरू जी हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पॉलिसी है, ये हम लोग अभी देखेंगे अच्छे से कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था। तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, वर्ल्ड पीस है, पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट है, इन सब का फाउंडेशन स्टोन जो है वो नेहरू जी ही रखे थे। लेकिन क्यों नॉन अलाइन मूवमेंट? बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड जो है वो दो फैक्शन में डिवाइड हो गया था। जैसे ये अगर हम लोग देखें, ये जितना भी ब्लू वाला कंट्रीज़ है ये सारा जो है, ये सारा वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएसए के साइड था, और ये जितना भी रेड वाला कंट्री है और ये ऑरेंज वाला, ये सारा यूएसएसआर के सपोर्ट में था, ये चाइना नहीं था। और जितना भी इस टाइप का कंट्रीज़ है, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, ये सारा कंट्रीज़ जो था ये सारा नॉन अलाइंड कंट्रीज़ था। मतलब ना तो वो यूएसएसआर के साइड था और ना ही यूएसए के साइड था। तो आसान भाषा में नॉन अलाइंड मूवमेंट में यही था कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो वर्ल्ड दो फैक्शन में डिवाइड हो गया था, एक तो यूएस के साइड और दूसरा जो है वो यूएसएसआर के साइड, ठीक है। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिनको इंडिया लीड कर रहा था, जो ना तो यूएस के साइड थे ना ही यूएसएसआर के साइड थे। तो इंडिया जो है उस वक्त पे नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसको फॉलो करता है, वर्ल्ड पीस को फॉलो करता है, पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को फॉलो करता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम इंडिया का कंडीशन ही ऐसा था कि इंडिया को इन्हीं पॉलिसीज़ को ही फॉलो करना पड़ता अगर इंडिया को आगे प्रोग्रेस करना था। जैसे सपोज कर लो इंडिया जो 1947 है, 1947 में इंडिया का क्या कंडीशन था? इंडिया में पार्टीशन हो चुका था। पार्टीशन के वक्त बहुत ही ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था। इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया बहुत ही लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था।
इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत कम था, इंडिया के पास कोई भी वैसा हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं था, इंडिया के पास ना ही कोई वैसा टेक्नोलॉजी था और ना ही बहुत ज़्यादा कोई कैपिटल था। तो इंडिया को इस टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो। और ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले पीस बहुत ज़रूरी नेसेसिटी होता है, पीस। जब तक पीस नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर कहीं पे भी दंगा वगैरह हो जाता है या वॉर होता है तो वहाँ का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत ही जल्दी फॉल करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग को पीस का ज़रूरत था। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो पॉलिसी अपनाया गया वो किसका अपनाया गया, वर्ल्ड पीस का, कि दुनिया भर में शांति हो। हम लोग कोल्ड वॉर में नहीं पड़ेंगे, ना तो हम लोग यूएस को सपोर्ट करेंगे ना यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे, हम लोग शांति को सपोर्ट करेंगे। ओके, फिर अब वर्ल्ड पीस अगर चाहिए तो वर्ल्ड पीस कब होगा? वर्ल्ड पीस तभी होता जब नेहरू जी सपोर्ट किए पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को। पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट क्या था? पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट में सिंपल इतना ही था कि कम से कम आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे फोकस करना। बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग आर्मामेंट पे फोकस नहीं करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या था? सिंपल सा रीज़न ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं था कि वो आर्म्स और एम्यूनेशन बहुत ही लार्ज स्केल पे परचेज कर सके। और जो फंड था भी तो उस फंड को इंडिया को अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जैसे डैम्स का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में पैसा लगाने का ज़रूरत था इंडिया को। इंडिया अगर उस वक्त पैसा सारा का सारा आर्म्स और एम्यूनेशन में लगा देता तो उस टाइम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ये सब पे फोकस नहीं हो पाता। अब क्योंकि इंडिया के पास इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड था, इसलिए उस टाइम इंडिया को ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, हम लोग पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करेंगे। पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करने का मतलब क्या कि ज़्यादा हथियार हम लोग नहीं बनाएंगे, या मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग उस टाइम न्यूक्लियर वेपन्स को ये सब सपोर्ट कर रहे। हम लोग कोशिश कर रहे कि नहीं, वर्ल्ड पीस रहे, दुनिया भर में शांति रहे, और इसीलिए जो है पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया गया। ओके, उसके बाद फिर क्या है, नेहरू जी जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ये हम देख चुके कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था। ओके, कि जब नाटो कंट्रीज़ और वार्सो कंट्रीज़ है, इंडिया डिसाइड किया कि इंडिया ना तो नाटो कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा ना ही वार्सो कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा। नाटो कंट्रीज़ जो था वो यूएस का एलाइज था और वार्सो कंट्रीज़ जो था वो यूएसएसआर का एलाइज था। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं। अभी जैसे आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 का जो डीपीएसपी का जो आर्टिकल 51 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 51 में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हमेशा प्रमोट करेगा। जितने भी नेशंस हैं उन सब के साथ हमेशा जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बनाने का कोशिश करेगा। जितना भी इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी है उन सब का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, उन सब के साथ ओबीडियंट होगा। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उन सब का सेटलमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हो, इसके लिए वो इनकरेज करेगा। ओके, इवन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया हमेशा वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करता है। ये जो है ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का आर्मी होता है, ये ब्लू हेलमेट के साथ। ओके, क्योंकि ब्लू सिग्निफाई करता है पीस को। तो इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। 50 से ज़्यादा ऐसा पीस कीपिंग मिशन है जिसमें इंडियन आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट कर चुका है। तो ये हम लोग देख चुके कि नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो वर्ल्ड पीस को सपोर्ट किस तरीके से कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट। कि पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट क्या था, ये भी हम लोग कुछ हद तक देख ही चुके कि इंडिया जो है वो हमेशा से ओपनली डीमिलिटराइजेशन को सपोर्ट कर रहा था। और क्यों सपोर्ट कर रहा था ये भी हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके, क्योंकि इंडिया के पास लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स था। इंडिया जो है वो अपना पैसा जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में लगाना चाहता था। इसीलिए
लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया को जब ये प्रेशराइज़ किया गया कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर देने, तब इंडिया जो है इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है। एक्चुअली जो है इंडिया 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, 18 मई 1974 और 11 मई 1998। ये 18 मई 1974 में जब किया गया था तो उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और 11 मई 1998 में जब किया गया था तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों का दोनों जो टेस्ट है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। क्यों? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये टेस्ट किया गया था तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करने का था कि ये जो टेस्ट किया गया है ये पीसफुल पर्पज़ के लिए किया गया, ये वॉर के लिए नहीं किया गया है और ना ही दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए किया गया है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है कि हालांकि इंडिया हमेशा से पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन जब बात आया इंडिया पे, जब प्रेशराइज किया गया कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्मामेंट करिए, तो इंडिया जो है इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, फिर अब नॉन अलाइंग मूवमेंट है। नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया जो है कोल्ड वॉर के टाइम ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी ग्रुपिंग में नहीं आएगा। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि ये जो वार्सो मेंबर्स का जो यूएसएसआर का ग्रुपिंग था और ये जो है ये यूएस का ग्रुपिंग था, इंडिया किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता है। और उसके पीछे का भी रीज़न क्या है, मतलब इंडिया ये भी तो कर सकता था कि यूएस का हेल्प ले सकता था नाटो ज्वाइन करके, या यूएसएसआर का हेल्प ले सकता था वार्सो ज्वाइन करके, लेकिन इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को ये फील हो रहा था कि इंडिया को दोनों ही ग्रुप्स का ज़रूरत है। एक साइड यूएसए का भी हेल्प चाहिए था, यूएसए के ग्रुपिंग्स का भी हेल्प चाहिए था, दूसरा यूएसएसआर के ग्रुपिंग्स का भी हेल्प चाहिए था। इंडिया केवल एक ग्रुपिंग्स का हेल्प लेकर के जल्दी से प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडिया दोनों साइड स्टैंड लेना चाह रहा था, इसलिए इंडिया जो है वो नॉन अलाइंग मूवमेंट को ज़्यादा फॉलो करता है। अब नॉन अलाइंग मूवमेंट में क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, पाकिस्तान जो था वो नॉन अलाइंग मूवमेंट का पार्ट नहीं था। नॉन अलाइंग मूवमेंट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया विल नॉट डू मिलिट्री कॉपरेशन विथ एनी कंट्रीज हु ज्वाइन आइदर ग्रुप्स, कि कोल्ड वॉर में चाहे कोई कंट्रीज नाटो ज्वाइन करे या कोई वार्सो पैक्ट ज्वाइन करे, जो भी कंट्रीज इन दोनों ग्रुपिंग्स को ज्वाइन कर रहा है उनके साथ इंडिया कभी भी कोई मिलिट्री कॉपरेशन नहीं करेगा। नाटो क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं, यूएस का एलाइज, और वार्सो पैक्ट क्या था, यूएसएसआर का एलाइज। ओके, कोल्ड वॉर क्या होता है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, या फिर अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कोल्ड वॉर क्या था। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कभी भी कोल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ना तो वो नाटो के साइड झुका हुआ होगा, ना ही वो यूएसएसआर के साइड झुका हुआ होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने का, इस रिस्पेक्टिव कि वो कंट्रीज़ जो है वो किसके साथ ग्रुपिंग कर रहा है। इंडिया हमेशा अफ्रो एशियन यूनिटी को सपोर्ट करेगा, अफ्रीका और एशिया का यूनिटी को इंडिया सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इसके लिए जैसे मार्च 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में एक यूनिटी क्रिएट किया जाएगा। ये है नॉन अलाइंग मूवमेंट। बेसिकली नॉन अलाइंग मूवमेंट में जो ये लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन कलर में जो भी कंट्रीज़ हैं ये सब फुल मेंबर्स थे नॉन अलाइंग मूवमेंट का, मतलब ये सारे कंट्रीज़ ना तो नाटो के साइड थे और ना ही ये सारे कंट्रीज़ जो थे वो वार्सो पैक्ट में उनके सिग्नेटरी थे। और ये जो डार्क वाला कलर है, डार्क वाला कलर में जो था ये सब ऑब्जर्वर कंट्रीज है, जैसे चाइना, ब्राज़ील। ठीक है, फिर देखो 1949 में क्या होता है, नेहरू जी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्फ्रेंस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। 1949 में इंडोनेशिया को फिर इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ठीक है, 1955 में एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होता है, ये भी इंडोनेशिया सिटी में ही होता है। फिर एक एंटी कॉलोनियलिज्म पॉलिसी या एंटी इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी होता है, ये नॉन अलाइंग मूवमेंट के
अंडर, उसमें क्या होता है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट में जितने भी कंट्रीज़ थे वो सब के सब ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया और बाकी नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंडर नैम कंट्रीज जो भी थे वो सारा का सारा जो भी मूवमेंट्स है कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट उन सारे मूवमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। जैसे सपोज कर लो इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया का फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना, मलेशिया का फ्रीडम मूवमेंट, टूनिशिया का फ्रीडम मूवमेंट, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, ऐसे और भी जितने भी एफ्रो एशियन कंट्रीज़ थे जो कॉलोनाइज्ड थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंडर, उन सब का फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंडर आता था। फिर 1956 में जैसे देखो यूनाइटेड किंगडम जो है वो इजिप्ट को अटैक कर देता है सुएज़ कैनाल को इशू लेके। ये सुएज़ कैनाल इस जगह पर है, यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो इजिप्ट को अटैक करता है सुएज़ कैनाल को लेकर के, लेकिन इंडिया उस टाइम यूनाइटेड किंगडम को कंडेम करता है, ठीक है, वो अगेंस्ट होता है यूनाइटेड किंगडम को, नाराज़गी दिखाता है। 1956 में हालांकि जब यूएसएसआर हंगरी को अटैक करता है, ये है यहाँ पे, ये हंगरी है, ओके। तो यूएसएसआर जब ये हंगरी को अटैक करता है तब उस टाइम पे इंडिया जो है वो उस टाइम जो इंडिया जो है सो यूएसएसआर को अटैक नहीं करता है, सॉरी मतलब यूएसएसआर को कंडेम नहीं करता है। इंडिया जो है उस टाइम साइलेंट रहता है और उसका सिंपल सा रीज़न इतना ही था कि यूएसए का और इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था और इंडिया जो है यूएसएसआर को कंडेम करके यूएसएसआर के साथ भी रिलेशन अपना ख़राब नहीं करना चाहता था। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ऑल्दो इंडिया जो था वो नैम को तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये कम्प्लीटली 100% नैम को सपोर्ट कर रहा था, नॉन अलाइंग मूवमेंट को, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अपना डिप्लोमेसी भी प्ले कर रहा था, ठीक है। फिर 1971 में जैसे देखते इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेता है, ये तो नॉन अलाइंग मूवमेंट का वायलेशन ही हो गया, क्योंकि नॉन अलाइंग मूवमेंट में क्या था, इंडिया ना तो यूएसएसआर का साइड लेगा और ना ही यूएसए का साइड लेगा। लेकिन जब 1971 में इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो रहा है तो ये तो कम्प्लीटली नॉन अलाइंग मूवमेंट का वायलेशन है, ठीक है। फिर इंडिया जो था नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंडर ये भी डिसाइड करता है कि इंडिया जो है सारा रेसिज्म के अगेंस्ट होगा, जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये तीनों कंट्रीज जो थे ये तीनों रूल किए जा रहे थे वाइट पीपल के थ्रू, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ब्लैक रेस है उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट इस चीज़ को भी प्रीच करता है कि नहीं, हम लोग रेसिज्म के अगेंस्ट हैं। इवन नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंस और पीस को भी सपोर्ट करता है। इंडिया वो सारे मूवमेंट को सपोर्ट करता था, इंडिपेंडेंस के लिए वो सारे मूवमेंट को सपोर्ट करता था जो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। जैसे सपोज इंडिया जो है मतलब इंडोनेशिया का फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन वियतनाम का फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। रीज़न सिंपल इतना ही था कि जो इंडोनेशिया का फ्रीडम मूवमेंट था वो काफ़ी पीसफुल मैनर पे था, लेकिन जो वियतनाम का फ्रीडम मूवमेंट था वो वायलेंस को सपोर्ट कर रहा था। तो नैम का जो ऑब्जेक्टिव था वो फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना तो था इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट या कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, लेकिन वहाँ पे ध्यान में बस इतना रखना था कि वो जो मूवमेंट का सपोर्ट है, वो जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए, तभी सपोर्ट करेगा। तो ये था इस लेक्चर का एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पंचशील एग्रीमेंट देखेंगे। इसका हम लोग एक बार रिव्यू ओवरऑल समराइज कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पिलर्स जब हम लोग देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग देखें हिस्टोरिकली इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसे मतलब डेवलप किया है, या मतलब क्या क्या ऐसा एविडेंट है जो शो करता है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमेशा से था। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पिलर्स हम लोग देखें कि जैसे कैसे इस इंडिया जो है वो हमेशा वर्ल्ड पीस को सपोर्ट किया है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमेशा इस तरीके का रहा है कि वो वर्ल्ड पीस को सपोर्ट कर रहा है। फिर कुछ आर्टिकल्स हम लोग देखें, जैसे आर्टिकल 51 या यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में हम लोग देखें। ये आर्टिकल 51 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो इंडिया हमेशा वर्ल्ड पीस का सपोर्टर रहा है, उस चीज़ के सपोर्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। फिर हम लोग पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट देखें, इसका कुछ एक्सेप्शंस देखें। फिर हम लोग नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में देखें कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है वो नॉन अलाइंग मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करता था। हम लोग ये भी देखे थे कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट को सपोर्ट क्यों करता था। फिर नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उस चीज़ को देखें, ओके। तो ये टोटल जो है इसमें हम लोग 7 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे थे, ओके। तो बस इतना ही।
Thank you very much for listening this video. I hope you like it.